हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसबी मैथ्स। आज के इस लेक्चर में हम नंबर थ्योरी का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मास्टर कार्ड रे एंड सीएसआईआर नेट और आईआईटी जैम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब ये मेरे पास है मास्टर कार्ड रे एग्जाम्स का सिलेबस। अगर हम नंबर थ्योरी के 3 से 4 लेक्चर या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लग जाएंगे तो अगर वो कर लेते हैं तो ये हमारा एक मतलब ये पैराग्राफ कवर हो जाता है। द डिवीजन एल्गोरिदम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यूक्लिडियन एल्गोरिदम और डाइपोथेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये सारा हमारा कवर हो जाता है। उसके बाद हम सीएसआईआर नेट का सिलेबस देख लेते हैं। ये हमारा सीएसआईआर नेट का है, उसमें मॉडर्न अलजेब्रा आता है और मॉडर्न अलजेब्रा 30 to 35 मार्क्स का आता है। और अगर हम नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी कवर कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे 20 से 25 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हैं। और नंबर थ्योरी से देखा जा रहा है कि 3 से 6 मार्क्स का सीएसआईआर नेट में पूछा जा रहा है अब। तो अगर ये लेक्चर जो 4 या 5 नंबर थ्योरी पे चलेंगे, इससे हमारा ये वाला पैराग्राफ है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही कार्डरे एग्जाम में भी है वो ग्रुप थ्योरी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नंबर थ्योरी। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल सेट्स। कि सबसे पहले आता है हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। इसमें इस टाइप के एलिमेंट आते हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो आगे मतलब उसका इमेजनरी पार्ट होता है और रियल पार्ट होता है। इमेजनरी पार्ट को ऐसे ही छोड़ के यहाँ पर रियल पार्ट पे आते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं वो आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, इरेशनल नंबर या फिर रैशनल नंबर्स। अब रैशनल भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ये आ गया हमारे पास इरेशनल और इरेशनल एंड रैशनल। आगे 2 कैटेगरी में है, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर्स नंबर। उसके बाद इंटीजर्स, अगर इंटीजर 0 है तो वो सिंगलटन सेट, अगर इंटीजर पॉजिटिव हुए तो वो नेचुरल नंबर्स, अगर इंटीजर्स नेगेटिव, अगर पॉजिटिव हुए तो नेचुरल नंबर, अगर नेगेटिव हुए तो उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये था बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस। उसके बाद ये चैन है, ये हमारी नंबर थ्योरी और वैसे ही बहुत काम आती है कि n है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं तो ये सबसेट होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स में 0 भी आ जाती है, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया जो n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो सबसेट हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स का। इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। उसके बाद z है वो क्यू में कंटेन होता है, इसमें सारे फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाते हैं। उसके बाद क्यू आर में कंटेन होता है, क्योंकि आर में सारे इरेशनल और रैशनल दोनों होते हैं तो क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर। उसके बाद आर सी में कंटेन होता है, सी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है, ये सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी को पता होंगे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। और सेट ऑफ इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर m बाय n, n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड m n बिलोंग्स टू z। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू n। क्योंकि हम कभी भी किसी नंबर को लिखते हैं 1/2 तो अगर नेगेटिव यहाँ प्रेजेंट होता है तो हम ऑलवेज ऐसे लिख देते हैं -1/2। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसी के साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो जो हमारा m तो z से बिलोंग करता है, n को हम नेचुरल नंबर से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा ये कंसेप्ट है कि 1-1 मैपिंग कैसे फाइंड करते हैं हम नंबर थ्योरी के अंदर, कि बताओ कितनी 1-1 मैपिंग होगी, कितनी ऑन टू मैपिंग होगी। ये सब कुछ नंबर थ्योरी के अंदर आता है। फाई एन से निकालते हैं हम आइलर फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए पहले जान लेते हैं कि 1-1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। 1-1 अब मैपिंग एफ ए से बी इज सेड टू बी 1-1 इफ, अगर हम इमेज सेम लेके चलें और ये दिखा दे कि एलिमेंट सेम आ रहे हैं हमारे x इज इक्वल टू वाई, तो जो हमारी मैपिंग होगी f वो हमारी 1-1 हो जाएगी। इमेज सेम लेके चले और एलिमेंट्स को सेम हमने दिखा दिया तो वहां से ये हो गया हमारे पास कि फंक्शन इज अ 1-1। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि एफ जेड से जेड इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये चेक करना है क्या ये 1-1 है या नहीं है। तो अब हम इमेज सेम लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब 2 एलिमेंट ले लिए मैंने यहाँ पर, एक तो मैंने f1 की इमेज निकाली और एक f-1 की इमेज निकाली। 1 की इमेज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1
और -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आल्सो 1। तो F1 इज इक्वल टू F-1 लेके चली और ये शो करना है, अगर ये आ गया मेरे पास कि 1 इज इक्वल टू -1 तो मेरा ये फंक्शन 1 हो जाएगा। लेकिन हमें सभी को पता है कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो फंक्शन इज नॉट 1 तो यहाँ यही दिखाया गया कि F1 और F-1 दोनों की इमेज 1 आ रही है, बट जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है इन जेड के अंदर इक्वल नहीं है। तो Fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 ठीक है। ये तरीका हो गया कि हम इमेज सेम लेके चले और हमने ये दिखा दिया कि एलिमेंट हमें डिफरेंट मिल गए, तो फंक्शन हमारा 1 नहीं है। उसके बाद है सेकंड एग्जांपल, जो ये डोमेन और कोडोमेन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। ये हमारा सेट होता है, ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन, और जितने फंक्शंस की हमें इमेज मिलती है, जो इमेज का जो सेट होता है उसको बोलते हैं हम रेंज सेट, ठीक है। तो अब ये एफ एन से जेड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 तो यहाँ से हम इमेज सेम लेके चले, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस वाई। अगर x इज इक्वल टू वाई लेते हैं तो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनता है। तो अगर x y के इक्वल हो गया, क्योंकि हम लेके चले हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और अगर हमें ये मिल गया x इज इक्वल टू वाई तो फंक्शन हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दिखा रखा है कि अगर x y के इक्वल हुआ तो फंक्शन 1 होगा, लेकिन अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया तो एफ एक्स इज नॉट अ 1। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, जो मेरा सेट ऑफ ये है नेचुरल नंबर्स, डोमेन का सेट है, ये n से z जा रहा है, तो इसके अंदर कोई नेगेटिव प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो माइनस वाई डजंट बिलोंग्स टू n। अगर माइनस वाई बिलोंग ही नहीं कर रहा तो x की वैल्यू कभी भी माइनस वाई हो ही नहीं सकती हमारी। तो अगर हम डोमेन ये लेते हैं एफ एन से जेड पे जा रहा है, तो फिर मेरा फंक्शन जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो 1 बन जाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है मतलब कि माइनस वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो यहाँ पर था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स की दो वैल्यूज आई थी प्लस माइनस वाई। अगर एक्स वाई के इक्वल हो गया तो डायरेक्ट बोल सकते थे कि 1 है, लेकिन ये कंडीशन भी तो है कि एक्स इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है, और -1 हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो हमारी डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स के सेट पर है। तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो यहाँ से नेगेटिव तो आने से रहा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं 1 से लेके अप टू सोन, इसमें नेगेटिव नहीं आते, तो माइनस वाई कभी हो नहीं सकता। तो जो फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो हमारा 1 हो गया। इसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल, एफ Z10 से Z10। अब ये Z10 इसमें वो सारे इंटीजर्स आते हैं 0 से लेके 9 तक के, 1 2 3 अप टू सो ऑन 9, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है Z10 का, ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो इसका जो ऑर्डर होता है वो 10 होता है, ठीक है। अब ये शो करना है हमें कि जो एफ Z10 से Z10 इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x है, ये 1 होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने चेक करना शुरू किया, तो हमने ये लिया कि 0 बिलोंग करता है हमारा Z10 से। अगर 0 Z10 से बिलोंग करता है तो एफ ऑफ 0 निकाला, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आया। अब अगर एक और एलिमेंट F5 निकाला, उसकी इमेज भी 0 आ गई, तो यहाँ से ये हुआ कि F0 इज इक्वल टू F ऑफ 5। बट लेकिन जो Z10 है उसके अंदर 0 इज नॉट इक्वल टू 5 है, तो इमेज तो सेम आ गई मेरी F0 की भी और F5 की भी, लेकिन जो एलिमेंट थे 0 और 5 विच आर नॉट इक्वल। तो यही इसमें समझाया गया कि अगर 0 कोई एलिमेंट ले लिया तो F0 की जब इमेज निकाली 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये मोडुलो 10, इसमें ये मोडुलो 10 के विद रिस्पेक्ट ग्रुप बनाता है, ठीक है। और मोडुलो 10 का ये मतलब होता है कि अगर कोई यहाँ पर नंबर है तो उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ ना, जो रिमाइंडर आता है ना वो यहाँ पे इस ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। अब 5 है Z10 से बिलोंग करता है, और मैंने ये निकाला कि जो F5 है वो मेरे पास आया 20। अगर 20 को मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा 2 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। यहाँ पर हमेशा हम रिमाइंडर रखते हैं,
तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो F0 की भी वैल्यू 0 आई और F5 की भी वैल्यू 0 आई। यानी मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि F0 इज इक्वल टू F5। तो अगर 1 1 शो करना है तो ये दिखाना पड़ेगा 0 इज इक्वल टू 5। लेकिन इसके अंदर तो ये दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स है ना Z10 के अंदर, 0 इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है हमारा। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि fx इज इक्वल टू 4x इज नॉट 1 1। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, Z6 से Z6 डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 5x इज 1 1। तो अब Z6 के अंदर भी Z6 भी विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो 6 के विद रिस्पेक्ट ग्रुप बनाता है। इसमें एलिमेंट आते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, 6 एलिमेंट होते हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो 6 ग्रुप बनाता है। अब fx इज इक्वल टू 5x है, तो ये अब हम लेके चले, अब हमने इमेज निकालना शुरू किया, तो f0 की इमेज 5 इंटू 0 किया तो 0 आ गई, f1 की इमेज 5 आ गई, f2 की निकाली तो वैसे तो 10 आई थी, लेकिन जैसे ही हम 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 एंड दिस 4, तो जो रिमाइंडर आता है वो हम यहाँ पर रखते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ पर 4 आया मेरा, तो रिमाइंडर यहाँ पर रख दिया मैंने 4। अब f3 निकाला तो 5 इंटू 3 15 आया, तो 15 को ही मैं 6 से डिवाइड करूंगी, तो 15 ये 2 पे चला गया तो ये 12 आ गया और 3 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर रखेंगे f3 इज इक्वल टू 3। अब f4 निकाल लेंगे तो 20 आएगा, 20 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा, यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 2, तो वो यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। यही मतलब होता है मोडुलो 6n का, कि जो रिमाइंडर आता है ना वो एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर रखते हैं हम। तो यहाँ से हमें देखने से पता चला कि f0 0 आ गया, f1 5 आ गया, f2 मेरा 4 आ गया एंड f3 निकाला 15 आया था, लेकिन जैसे ही 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ रखते हैं तो 3 आ गया। f4 निकालने लगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया, f5 इज इक्वल टू 1। अब फ्रॉम f इज, अब फिगर से कह रहे हैं कि अगर हम फिगर से देखें तो ये हमारा 1 1 बनता है। अगर वैसे भी देख लें, हमें हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है, यानी हर एक जो डोमेन का जो हर एक एलिमेंट है वो जो को डोमेन के हर एक एलिमेंट पर यूनिकली मैप हो रहा है। जैसे 1 है वो 5 पे चला गया, जो ये है, जैसे 1 पे अगर f अप्लाई किया तो 5 मिला, ऐसे 2 पे किया तो 4 मिला, 3 पे किया तो 3 मिला, 4 पे किया तो 2 मिला एंड 5 पे किया f अप्लाई तो 1 मिला। ठीक है, तो फंक्शन इज 1 1। अब एक यहाँ पर जनरलाइज रिजल्ट पढ़ेंगे हम कि कब मेरा जो फंक्शन है, अगर मैं Z6 से Z6 ले रही हूँ, fx इज इक्वल टू कुछ समथिंग ax डिफाइन कर रही हूँ, तो कब वो मेरा 1 1 होगा फंक्शन और कब 1 1 नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और पढ़ने के बाद हम जनरलाइजेशन करेंगे कि हमने क्या सीखा 3 एग्जाम्पल्स की हेल्प से, फिर वो रिजल्ट हम डायरेक्ट याद कर लेंगे और जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा उसको कर देंगे। इतनी सारी कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब f(z6) से z6 डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 0x, a बिलोंग्स टू z6 इज 1 1। ये चेक करना है कि अगर मैंने फंक्शन z6 से z6 इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 6। अब जब हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हमारा और क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा ग्रुप बनाता है, कैसे बनाता है, क्या इसमें ऑपरेशन होता है, क्या मोडुलो डिवीजन करने के बाद आता है। ठीक है, अभी थोड़ा नंबर थ्योरी पे ही कंसंट्रेट करते हैं। Z6 0 1 2 3, अब ये विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो 6 ग्रुप बनाता है। fx इज इक्वल टू 0x, तो निकालना शुरू किया, f0 की वैल्यू भी 0 आई और f1 की वैल्यू भी 0 आई, क्योंकि जो फंक्शन डिफाइंड किया है मैंने वो यही तो है, fx इज इक्वल टू 0 into x। अब 0 के साथ तो किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 ही मिलने वाला है, तो जैसे ही मैंने f0 निकाला f1 निकाला, दोनों इक्वल आ गए, लेकिन जो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो 0 तो 1 के इक्वल नहीं है ना मेरे पास। ऐसे ही 0 और 3 निकाला तो f0 भी 0 है, f3 भी 0 है, तो इसका मतलब अगर 1 1 होना है तो 3 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन 3 तो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये देखने को मिला कि जो फंक्शन है ना f(z6) से z6 अगर ऐसे डिफाइंड है fx इज इक्वल टू 0x, तो वो फंक्शन मेरा 1 1 नहीं होता। अब एक जनरलाइज रिजल्ट यहाँ से हम जनरलाइज करते हैं कि अगर f मेरा कोई फंक्शन है और वो zn का मतलब हो zn कोई, अगर f मेरा zn से
जेड एन पर है और जेड एन मेरा ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो एन, एडिशन मोडुलो एन के विद रिस्पेक्ट जेड एन ग्रुप बनाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये बता रहा है कि अगर मेरा फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, तो ये मेरा 1 1 तभी होगा जब इस ए की जीसीडी इस एन के साथ 1 होगी। ठीक है, यही है इसमें लिखा हुआ एफ जेड एन से जेड एन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए बिलोंग्स टू जेड एन इज 1 1 इफ जीसीडी ऑफ ए और एन इज इक्वल टू 1। तो जैसे ऊपर हमने 2 एग्जाम्पल किए कि Z6 से Z6 पे लिया है और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 5x था तो फिर मेरा 1 1 हो रहा था ये फंक्शन, क्योंकि 5 और 6 की जीसीडी मेरी 1 होती है। ऐसे ही ऊपर एक एग्जाम्पल किया था कि एफ Z6 से, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं कि एफ अगर मेरा Z6 से Z6 है, अभी हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं कि जीसीडी अगर एन की ए के साथ 1 होती है तो फंक्शन 1 1 होता है। तो हमने ये चीज चेक कर ली है क्योंकि हमारे पास ये था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x, तो 4 और 6 की जीसीडी 2 होती है, तो इसलिए वो फंक्शन मेरा नॉट 1 1 था। ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल ये पढ़ा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x, तो 5 की जीसीडी 6 के साथ 1 होती है, तो ये फंक्शन मेरा 1 1 आया था। ठीक है, इसलिए यहाँ से ये जनरलाइज रिजल्ट किया हमने, और ये बेसिक मतलब मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, ये मतलब बुक से वेरीफाइड करके लिखा गया है कि अगर कोई फंक्शन होता है जेड एन से जेड एन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए बिलोंग्स टू जेड एन इज 1 1 इफ जीसीडी ऑफ ए कोमा एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे है एफ Z15 से Z15 डिवाइड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए बिलोंग्स टू Z15 हाउ मैनी 1 1 मैपिंग, कि कितनी 1 1 मैपिंग यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैपिंग 1 1 कब एग्जिस्ट करती है, जब मेरा जो ये ए है इसकी जीसीडी 15 के साथ 1 आती है। तो मैं 15 के साथ देख लूंगी कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी जीसीडी 15 के साथ 1 आती है। तो अगर मैं 1 की 15 के साथ जीसीडी, ये जीसीडी के लिए डिनोट करते हैं 1, अगर 2 की 15 के साथ निकाल लूँ 1, अगर मैं 3 की तो 3 आ जाएगी, अगर 4 की मैं 15 के साथ जीसीडी निकाल लूँ तो 4, अगर मैं 5 की निकाल लूँ तो 5 आ जाएगी, 6 की निकाल लूँ तो 3 आ जाएगी, अगर 7 की जीसीडी निकाल लूँ 15 के साथ वो भी 1 आएगी तो 7 भी आ जाएगा, 8 की जीसीडी भी 15 के साथ 1 आती है तो 8 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 9 की नहीं आती 1, 10 की भी जीसीडी 1 नहीं आती 15 के साथ, 11 की जीसीडी 15 के साथ 1 आती है तो 11 भी होगी एक 1 1 मैपिंग, और 12 की भी 1 नहीं आती जीसीडी 15 के साथ, तो 13 की जीसीडी भी 15 के साथ 1 होती है तो 13 भी आ जाएगा इसमें और 14 भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। पर हमने रिजल्ट पढ़ा है ना कि 1 1 मैपिंग तभी एग्जिस्ट करती है जब जो हमारा फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, इस ए की जीसीडी जो यहाँ दिया होगा ना ग्रुप उसके साथ 15 के साथ अगर 1 होती है तो 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट करती है। तो मैंने 15 के साथ जीसीडी देख ली कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी जीसीडी 15 के साथ 1 होगी, तो ये 8 नंबर ऐसे मिले, तो एग्जैक्टली 8 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे ही एफ Z25 से Z25 डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए बिलोंग्स टू Z25 हाउ मैनी 1 1 मैपिंग, की कितनी 1 1 मैपिंग होगी। तो अब मेरे को ये देखना है कि 25 के साथ कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनकी जीसीडी 1 आती है। 1 की भी जीसीडी 1 आएगी, 2 की भी 1 आएगी, 3 की भी 1 आएगी, 4 की भी 1 आएगी, 6 की भी 1 आएगी। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम आइलर फंक्शन, क्योंकि ऐसे तो हम काउंट नहीं कर सकते कि काउंट करते रहेंगे, तो इसके लिए हम एक आइलर फंक्शन डिफाइंड होता है। अब तो हम फाई ऑफ 25, तो इसमें फाई आइलर फंक्शन एक वो फंक्शन होता है, आइलर के अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं सच दैट कि x मेरा लेस देन n। अगर मैं यहाँ पर फाई n निकालना चाहती हूँ तो फाई n के अंदर वो सारे x आते हैं जो n से छोटे होते हैं और जिनकी जीसीडी n और x के साथ 1 होती है, वो सारे एलिमेंट इसमें आते हैं हमारे। ठीक है,
फाइव एन के अंदर। तो अगर 525 निकालना है तो 525, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/5 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला होता है, ये भी हम आगे डिराइव करेंगे। 5/Pn इज इक्वल टू Pn माइनस Pn-1। तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 5 1, तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। ये आगे हम डिराइव करेंगे इस फार्मूले को कि 5/Pn हमेशा अगर p कोई प्राइम नंबर है तो 5/P⁴n इज इक्वल टू P⁴n माइनस P⁴n-1 होता है। तो यहाँ से हमारी एग्जैक्टली 21 मैपिंग आ जाएगी। जैसे ऊपर क्वेश्चन किया था कि 15 के साथ जीसीडी चेक की थी, तो 5 और 15 निकाल लेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5। और अगर ये एक और प्रॉपर्टी होती है आइलर फंक्शन की कि अगर P1 और P2 इस टाइप के हैं और P1 और P2 अगर दोनों प्राइम है तो 5/P1 एंड 5/P2, इनको हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास बना 5/3 5/5, ठीक है। अब ये भी रिजल्ट होता है कि अगर ये तीन प्रॉपर्टीज हैं बस आइलर फंक्शन की, जब आइलर फंक्शन आएगा कि 5/P अगर P प्राइम होता है तो वो P-1 के इक्वल हो जाती है। तो 5/3 की वैल्यू 2 हो जाएगी और 5/5 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 8-1-1 मैपिंग हो जाएगी। जो हमने इतना बड़ा किया था कि 15 के साथ जीसीडी चेक करते रहे, 1 की आती है, 2 की आती है, 4 की आती है, वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आइलर फंक्शन की हेल्प से निकाल लेंगे कि जो आइलर फंक्शन है ना वो हमें वो नंबर्स दे देता है जो कि इसके साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं और 15 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 8 आ गया। तो जैसे ही हम आइलर फंक्शन नंबर थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, अभी आ जाएगा शायद आज ही आ जाए, तो उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप लोग 1-1 मैपिंग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है ऑन टू मैपिंग पढ़ लेते हैं। अब मैपिंग एफ ए से बी इज सेड टू बी ऑन टू मैपिंग इफ फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर हमें ये मान लो ये हमारी डोमेन है, ये हमारी कोडोमेन है, अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल जाती है तो उस फंक्शन को बोल देते हैं हम ऑन टू मैप, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल है एफ जेड से जेड इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑन टू। अब ऑन टू चेक करना है तो जेड के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए हमें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 रखा मैंने, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो अब यहाँ से आया एक्स इज इक्वल टू ±√3। तो अब मैंने एक ऐसा एलिमेंट 3 लिया था जेड के अंदर से, उसकी प्री इमेज चेक करने की कोशिश की और उसकी प्री इमेज आई मेरे पास ±√3, बट विच इज एन इरेशनल नंबर एंड डजंट बिलोंग्स टू जेड। अगर ये जेड से बिलोंग ही नहीं कर रहा मेरा तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो अगर मैंने एक 3 एलिमेंट लिया था, उसी की प्री इमेज नहीं मिली और हमें तो हर एक एलिमेंट की इमेज मिली चाहिए, तो ऐसे ही अगर हम 5 लेते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से 25। अगर हम ऐसे करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू ±√5। तो √5 डजंट बिलोंग्स टू जेड, तो 5 की भी इमेज नहीं मिली। तो हमें तो हर एक एलिमेंट की इमेज चाहिए थी। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ डेफिनेशन से ही हो गया ये क्वेश्चन की फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एफ जेड से जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ऑन टू। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिया तो 3x इज इक्वल टू 3 एंड विच बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ 3 की भी मिल गई। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 5 लेती हूँ तो x इज इक्वल टू 5 इसकी मिल गई। ऐसे कोई भी मैं ना कोई भी जेड का कोई भी एलिमेंट ले लूँगी उसकी मेरे को प्री इमेज मिल जाएगी, तो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल एफ मेरा Z6 ग्रुप होता है अंडर एडिशन मोडुलो 6। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिफाइंड कर दिया और पूछा है ये ऑन टू होगा या नहीं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x मैपिंग है, Z6 के एलिमेंट लिखे, तो F0 इज इक्वल टू 0, F1 इज इक्वल टू 2 एंड F2 इज इक्वल टू 4, F3 2 × 6। अब 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो 1 आ जाएगा यहाँ और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है मेरे पास तो फिर जो यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं तो 0 लिख दिया। अब अगर 8 है तो उसको करूँगी 2 आएगा, 4 आएगा।
तो यहाँ से अब मैं फिगर से देखते हैं थोड़ा। इस मैपिंग से समझ आ रहा है कि 0 तो 0 पे जा रहा है, 1 मेरा 2 पे चला गया, 2 मेरा 4 पे चला गया, ठीक है। ये लेकिन जो ये 1 बच गया और ये 3 बच गया एंड 5 बच गया, तो जो कोडोमेन के एलिमेंट्स थे, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो 1, 3 एंड 5 ऐसे एलिमेंट मिल गए मेरे को जिनकी प्री इमेज इस फंक्शन जो ये हमने डिफाइंड किया था इस फंक्शन के अंडर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यही इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज 1, 3 एंड 5 हैज नो प्री इमेज। क्योंकि हमें तो ये चाहिए था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू a सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आगे है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x, एफ एक्स इज इक्वल टू 0x के लिए भी हम चेक कर सकते हैं कि ये भी हमारी ऑन टू मैपिंग नहीं होंगी, ठीक है। और जो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1x है, 5x है, ये हमारी ऑन टू मैपिंग होगी। तो जैसे हमने 1 के लिए रिजल्ट जनरलाइज किया था वैसे ही ऑन टू के लिए है कि अगर कोई फंक्शन Zn से Zn डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू ax इज ऑन टू, तो ये ऑन टू होगा अगर जीसीडी ए की एन के साथ 1 होगी। क्योंकि यहाँ पर मेरी जीसीडी है ना 3 की जीसीडी 6 के साथ 3 आती है, ठीक है, तो वो 1 नहीं आ रही तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब 1 की जीसीडी निकाल लो 6 के साथ, वो तो 1 आती है इसलिए फंक्शन ऑन टू है। ऐसी एफ एक्स 5x है, 5 की जीसीडी निकाल लो 6 के साथ, वो 1 आती है तो इसलिए फंक्शन ऑन टू है। अब आगे है कि हम कैसे ये डिफाइन करते हैं कि कितने हमारे फंक्शन होंगे, कितने फंक्शन ऑन टू होंगे, कितने फंक्शन 1 1 होंगे। अब एफ ए से बी डिफाइंड है वेयर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एन है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एम है। तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग हमारे पास कितनी एग्जिस्ट करेंगी, वो होती है फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एम की पावर एन कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। तो अगर कोई फंक्शन है मेरे पास, मान लो ए से लेके बी तक डिफाइन है, ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, मैपिंग्स निकालनी है कि कितनी होंगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कार्डिनलिटी, यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ बी एम है तो एम कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए की कार्डिनलिटी एन है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बोल लो या टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स बोल लो, वो होती है कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। अब इस रिजल्ट को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास आया कैसे। अब ए की कार्डिनलिटी एन, यानी ए के अंदर हमारे पास टोटल एन एलिमेंट है और बी के अंदर एम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब 1 के पास चॉइस है कि वो इनमें से किसी भी एलिमेंट पे मैप हो सकता है, तो जो 1 है उसके पास m चॉइस है, ठीक है। अब फंक्शंस डिफाइन करने हैं हमें टोटल, ये नहीं देखना कि वो 1 1 होगा या ऑन टू होगा। तो जो मेरा सेकंड एलिमेंट है उसके पास भी तो m चॉइस है और जो थर्ड एलिमेंट होगा उसके पास भी तो m चॉइस होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस ऐसे ही करते जाएंगे हम, जैसे कि 1 के पास भी m, 2 के पास भी m, 3 के पास भी m एंड 4 के पास भी m। तो जैसे ही इनको हम आपस में n टाइम्स, तो n के पास भी टोटल m, तो नंबर 1 के पास n, 2 के पास n के पास n, तो m इंटू एम टोटल नंबर ऑफ मैपिंग निकालनी है तो m को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब किसी नंबर, मान लो ये 2 है, अगर मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो 2 की पावर 3 हो जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं m को n टाइम मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो वो हो जाएगा m की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने होते हैं अगर कोई फंक्शन है a से b, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए कर देते हैं हम, ठीक है। अब आगे हम जनरलाइज करेंगे कि कैसे 1 1 फंक्शन निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम ऑन टू फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास 1 1 मैपिंग की, कितनी हमारी 1 1 मैपिंग होगी। अब कार्डिनलिटी ऑफ ए हमें गिवन है कि n है और कार्डिनलिटी ऑफ बी m है, ठीक है। तो अब m मेरा n के इक्वल ले लिया मैंने, m इज इक्वल टू n, m केस 1 कंसीडर किया जिसमें m इज इक्वल टू n है, तो टोटल मैपिंग तो n रेज टू पावर n हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता था, कार्डिनलिटी ऑफ ए रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो दोनों की कार्डिनलिटी अगर सेम है तो n रेज टू पावर n। कार्डिनलिटी का मतलब होता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए। तो अब 1 1 मैपिंग से समझते हैं कि 1 1 मैपिंग कितनी होगी। 1 1 का मतलब है कि अगर हम इमेज सेम लेके चल रहे हैं तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए।
तो अब 1 के पास तो यहाँ n चॉइसेस होगी टोटल, कि 1 तो किसी पे भी जा सकता है, A1 पे, A2 पे, AN पे। लेकिन जो 2 है, अगर 1 मेरा A1 पे चला गया तो 2 के पास तो सिर्फ n-1 चॉइस बची, क्योंकि फंक्शन को 1 1 दिखाना है। दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ 1 मैप टू एनी एलिमेंट b इज इक्वल टू n, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ 2 मैप टू एन एलिमेंट ऑफ b इज इक्वल टू n-1। पॉसिबिलिटी ऑफ n क्या होगी, 1 होगी हमारे पास, क्योंकि अगर लास्ट में एक एलिमेंट बचता है तो इधर भी लास्ट में एक एलिमेंट बचता है। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग निकालनी है, अगर n मेरा m के इक्वल है तो वो आएगी n इंटू n-1 इंटू n-2 1, तो वो होगी मेरी n फैक्टोरियल। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ऑन टू मैपिंग, अगर फंक्शन की कार्डिनलिटी दोनों, जैसे f मैंने लिया a से b और कार्डिनलिटी ऑफ a b के इक्वल है और फंक्शन मेरा 1 1 है, तो जो अगर कार्डिनलिटी फाइनाइट होती है ना, तो ये रिजल्ट है देन द नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग। ठीक है। तो कि नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग निकाल लो चाहे नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग निकाल लो, दोनों सेम आते हैं। तो ये तो केस था जब कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी के इक्वल थी। अब केस लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, जो मेरा सेट है कार्डिनलिटी, इसको कार्डिनलिटी को मैं ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी है, तो फिर क्या होगा हमारे पास, रिजल्ट क्या आएगा, इफ n लेस देन m देन नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग इज इक्वल टू MCN। तो ये कॉम्बिनेशंस के लिए यूज करते हैं। MCN की वैल्यू होती है हमारे पास MCN इज इक्वल टू m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू m माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैल्यू होती है MCN की, कि अगर n कार्डिनलिटी ऑफ a मेरी लेस देन है कार्डिनलिटी ऑफ b से, तो मेरे पास 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट करेगी और उसकी जो टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग होगी ना, वो MCN के इक्वल होगी, MCN इंटू n फैक्टोरियल के इक्वल होगी। ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग। अब नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब कोई सेट बी है, उसके अंदर तो है ज़्यादा एलिमेंट और जो फंक्शन है वो मेरा ए से बी है, ठीक है, और बी के अंदर ज़्यादा एलिमेंट है, ए के अंदर कम एलिमेंट है, तो बी के हर एक एलिमेंट की इमेज तो पॉसिबल नहीं होएगी ना कि ए के अंदर मिल जाए हमें। तो इसलिए अगर मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी ज़्यादा होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए से, तो ऑन टू मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद आता है थर्ड केस कि कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर छोटी है कार्डिनलिटी ऑफ बी से, तो क्या करेंगे, नहीं, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारे पास n है और कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास m है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए बड़ी है कार्डिनलिटी ऑफ बी से, तो ऑन टू मैपिंग तो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो बी है उसके अंदर कम एलिमेंट होंगे, तो नो 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट। लेकिन जो ऑन टू मैपिंग है वो होगी नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग इज इक्वल टू, यहाँ पर है आर रनिंग 1 टू m-1 MCR, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला एक बार, कि नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग होती है आर रन कर रहा है 1 से लेके m-1 तक MCR m-r की पावर n है कार्डिनलिटी ऑफ ए और m है कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम इन फार्मूलों का यूज करके नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू या फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, अगर कार्डिनलिटी कोई सेट है उसकी कार्डिनलिटी 2 है और बी कोई सेट है उसकी कार्डिनलिटी 2 है, देन हाउ मैनी मैपिंग 1 1 मैपिंग एंड ऑन टू मैपिंग, की टोटल कितनी मैपिंग हो सकती है, तो टोटल मैपिंग 2 कार्डिनलिटी ऑफ बी रेस्ट पर कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा आंसर, की टोटल मैपिंग कितनी होगी 4। और अगर फंक्शन जो अगर m n के इक्वल होता था तो कार्डिनलिटी जो 2 फैक्टोरियल होती थी, अगर m n कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाती थी, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग मेरे पास n फैक्टोरियल के इक्वल होती थी। और n का काम यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल होंगी तो 1 1 मैपिंग होगी 2। और अगर मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल होती थी और फाइनाइट होती थी, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के इक्वल होती थी, तो यहाँ से नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे 2 2।
अब ये मैंने यहाँ पे 3 रिजल्ट यूज किए हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ। फर्स्ट रिजल्ट ये रहा कि अगर फंक्शन एफ ए से बी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एम है, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग ए से बी होती है कार्डिनलिटी ऑफ बी रेस्ट पर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो 2 का स्केयर किया था तो 4 आया था, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ा था कि अगर एम एन के इक्वल है, ये केस लिया था एम इज इक्वल टू एन, तो वहाँ भी ए की कार्डिनलिटी बी 2 है और बी की कार्डिनलिटी बी 2 है। तो फिर 1 1 मैपिंग कितनी थी, n फैक्टोरियल, तो यानी 2 फैक्टोरियल, तो 2 आ गया आंसर। उसके बाद थर्ड रिजल्ट जो मैंने उस क्वेश्चन, जो थर्ड रिजल्ट यूज हुआ है वो ये है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू n है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग। तो 1 1 मैपिंग आई है 2, तो ऑन टू भी कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये रही टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग 2 आ गई, ऑन टू मैपिंग भी 2 आ गई, और टोटल नंबर ऑफ वैसे फंक्शन 2 की पावर 2 4 आ गई, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट और इससे आगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।